हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 28 जून को हुए फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का। दोनों का एनालिसिस करेंगे इस एक सिंगल वीडियो में। आज मॉर्निंग में थोड़ा बिजी था तो मैं एनालिसिस नहीं कर पाया, बट आज की इस वीडियो में मैं दोनों ही शिफ्ट का एनालिसिस करूंगा आप सभी के साथ। सो गाइस, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट शिफ्ट की। तो गाइस देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में ज्ञान कोश से क्वेश्चन पूछा गया था। सो आप सभी को पता है कि जो ई ज्ञान कोश है वो एक इग्नू का प्लेटफॉर्म है। इट इज ए नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी क्रिएटेड बाय इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू टू स्टोर, इंडेक्स, प्रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट एंड शेयर डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज डेवलप्ड बाय ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म है जो कि जिसको क्रिएट किया है इग्नू ने, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। इंडियन लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था आज। मूड एंड फिगर पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आज मॉर्निंग की शिफ्ट में। तो देखो, मैंने आप सभी के लिए लॉजिकल रीजनिंग की क्लास ऑलरेडी ले रखी है। छोटी सी क्लास है 50 मिनट में, जिसमें आपका फॉलिसीज कवर हो जाएगा, इंडियन लॉजिक कवर हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कवर हो जाएगा, प्लस इसी क्लास में आपका मूड एंड फिगर भी कवर हो जाएगा। तो एक छोटी सी क्लास है जिसके अंदर 4 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे एक सिंगल क्लास के अंदर। सो मेक श्योर आप इस क्लास को जरूर देखें। ये कौन सी क्लास है? ये रिवीजन 2.0 की क्लास नंबर 6 है। तो जो रिवीजन 2.0 है, इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। तो आप इसकी क्लास नंबर 6 जरूर देखें जिनकी एग्जाम अभी होने बाकी हैं। इसके अलावा गाइस देखो, टीचिंग बिहेवियर से क्वेश्चन पूछा गया था आज की एग्जाम में। हेतुआ भाषा से क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन था, लॉजिकल इक्विवेलेंस पे भी कि आज के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक को पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो पैरामेट्रिक टेस्ट में आ जाता है आपका टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, ये आ जाते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट में। और इसके अलावा आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आ जाते हैं काई स्क्वायर टेस्ट, के एस रन टेस्ट, बाइनोमियल, और इसके अलावा विक्सन टेस्ट, मैग्नेट, काई स्क्वायर। तो ये वाले जो टेस्ट होते हैं ये आ जाते हैं आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। अच्छा, अगर आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है, नहीं पता ज्यादा, तो मैं बता दूं कि मैंने आपके लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग और पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की क्लास ले रखी है, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। छोटी सी क्लास, आई थिंक 20 मिनट की क्लास होगी, जिसके अंदर मैंने इन सभी टेस्ट को एक्सप्लेन कर रखा है कि टी टेस्ट, जेड टेस्ट क्या होते हैं, प्लस हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, टाइप 1 टाइप 2 एरर, सब कुछ ही 20 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। तो जिनके एग्जाम अभी होने बाकी है देख लो। कैसे मिलेगी क्लास मैं बता दूं। क्या करना है आपको, सिंपली यूजीसी नेट मेंटोर लिखना है, आगे लिख देना टी टेस्ट। ऐसे लिख के सर्च करोगे तो वाली क्लास आ जाएगी। या टी टेस्ट नहीं लिखना तो आप हाइपोथेसिस भी लिख करके सर्च करोगे तो वाली क्लास आ जाएगी। तो आप सर्च करिए यूट्यूब पर, ये वाली क्लास मिल जाएगी आपको। बस सर्च करने टाइम पर आपको यूजीसी नेट मेंटोर आपको जरूर लिखना है। अगर ये नहीं लिखोगे तो क्लास नहीं आएगी। तो यूजीसी नेट मेंटोर लिखिए, उसके बाद ही आपको क्लास मिलेगी। मूक भी आज के एग्जाम में पूछा गया था। स्टेप्स ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन था, शैनन एंड वीवर मॉडल पे क्वेश्चन था। तो इसके अंदर सेंडर होता है, इनकोड करते हैं मैसेज को चैनल के थ्रू, डिकोड होता है रिसीवर के थ्रू। तो इसके बाद ये फीडबैक दे देता है सेंडर को कि मुझे मिल गया है। इस बीच में नॉइस क्रिएट हो सकती है जहां पर आपका जो मैसेज है वो सही प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता है। तो ये एक सिंपल सा मॉडल है जिसको शैनन एंड वीवर मॉडल बोला जाता है कम्युनिकेशन का। ये भी मैंने अपने पेड कोर्स में करवा रखा है आप सभी को, जितने भी कम्युनिकेशन के मॉडल है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पूछा गया था टी टेस्ट, सॉरी, टाइप 1 टाइप 2 एरर के बारे में भी शायद क्वेश्चन था। तो यहाँ पर जो देखो H0 से हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे देखो, अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और उसको आपने रिजेक्ट कर दिया तो पहली गलती कर दी, टाइप 1 एरर हो जाता है। और अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और देन आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो आपका टाइप 2 एरर हो जाएगा। मतलब कहने का कि अगर ये, मैं आपको दिखाता हूं, अरे गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड। देखो, नल हाइपोथेसिस ट्रू है, आपने कर दिया रिजेक्ट, टाइप 1 एरर। और यहां पर ये नल हाइपोथेसिस ले लो और इसको लिख दो फॉल्स। ठीक है, नल हाइपोथेसिस अगर फॉल्स है और अगर आपने कर लिया एक्सेप्ट तो टाइप 2 एरर हो गया। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस के बेसिस पे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस तरीके से आंसर करना है। अगर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के बारे में पूछा जाएगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना होगा, है ना। तो ये था क्वेश्चन, इसके बारे में पूछा हुआ था। टाइप्स ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, कम्युनिकेशन बैरियर पे क्वेश्चन था, नीति आयोग प्लानिंग कमीशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। नीति आयोग जैसे कि आप सभी को पता है कि कब बना, 2015 में बना था। और प्लानिंग कमीशन बना था आई थिंक 1950 में, है ना। तो इससे रिलेटेड शायद क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में मॉर्निंग शिफ्ट में। एनईपी 2020 पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसमें ये पूछा हुआ था कि एनआरएफ कौन फंड करता है, कौन जो है एनआरएफ को फंडिंग करता है। एनआरएफ क्या है? एनआरएफ इज ए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, है ना। तो ये इसका जो ऑपरेशन है वो 50,000 करोड़ का बजट इसमें बनाया गया है। 28% गवर्नमेंट शेयर से फंडिंग मिलेगी और 72% इसको फंडिंग मिलेगी प्राइवेट सेक्टर से।
तो ये रिसर्च फाउंडेशन है जो कि इंडिया में बड़े लेवल पे काम होने वाला है इसमें। एजुकेशन कमीशन क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पूछी गई थी, स्पीयरमैन कोरिलेशन पे क्वेश्चन था, प्रिंटर पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, नेशनल नॉलेज कमीशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। सो द एनकेसी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय 2005 इन 2005 बाय द प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, है ना। तो यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रिय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, इन्होंने इस कमीशन का गठन किया था। रेशियो पूछा हुआ था फ्रॉम मैथ्स यूनिट, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, आईसीटी मशीन लैंग्वेज पे क्वेश्चन था, मूवीज प्रोड्यूस बाय सत्यजीत रे, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था आज मॉर्निंग की शिफ्ट में। तो वैसे देखो, अब वैसे तो अभी कल एग्जाम में नहीं पूछा गया मूवीज के ऊपर क्वेश्चन, बट स्टार्टिंग में 25, 26, 27 तीनों दिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे मूवीज के ऊपर। तो आज 28 हो गई ऑलरेडी, कल 29 तारीख है, तो जिनकी एग्जाम कल होने बाकी है आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। मैंने मूवीज पे आप सभी के लिए एक बहुत ही छोटी सी क्लास बनाई है, आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट की क्लास है, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना था एग्जाम में 27 तारीख को जो एग्जाम हुआ है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, जिनकी एग्जाम अभी होने बाकी है देख लो, फायदे में रहोगे, अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। सत्यजीत रे की मूवी भी मैंने इसके अंदर बता रखी है कौन कौन सी है, तो उसके बारे में भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। ये वीडियो कहाँ मिलेगी, चैनल पर जाओ, चैनल पे आप थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ यहीं पे आपको दिख जाएगी ये वीडियो, है ना। तो ये क्लास आपको दिख जाएगी, प्लस मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो। अनुमान पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, हेतु पे क्वेश्चन था, मैग्नेटिक स्टोरेज सीडी पेन ड्राइव पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है उड़ीसा में, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखो उड़ीसा में तो वैसे तो पुष्पागिरी और रत्नागिरी ये दो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं। बाकी आप एक बार देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या गिवन था, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना अगर आपका एग्जाम था कि कौन सा ऑप्शन आपको गिवन था एग्जाम में। मुदलियार कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में। सो ये बना था 1952 में, इसको हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इनका पूरा नाम था डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, जिनके अंडर इसको बनाया गया था, मतलब चेयरमैन थे। उस टाइम पर मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। अर्थ डे ओजोन डे के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस, आई थिंक शायद मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहा होगा। तो अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को हर साल, और वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो ये जो डेज वाले क्वेश्चन है ये भी आपको पढ़ लेने, गूगल करेंगे तो आपको दिख जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेज याद कर लीजिए। वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चन था, ईमेल, इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन पूछा हुआ था। डेटा इंटरप्रिटेशन इजी था, आरसी मॉडरेट लेवल का था जो कि बन गया था एज अ कैंडिडेट से कहना है। तो यहाँ पे समाप्त होते हैं हमारे शिफ्ट 1 के समाचार। अब हम समाचार स्टार्ट करेंगे 28 जून को, जबकि सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो यहाँ पर डीआई की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। टेबल बेस्ड इजी क्वेश्चन था, बन गया था कैंडिडेट से। आरसीबी इजी पूछा हुआ था आज के शिफ्ट में। नंबर सीरीज पे क्वेश्चन था, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि आपको ये क्लास देख लेनी है। देखो मैं बता दूं कौन सी क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखो गाइस, मैं इस क्लास की बात कर रहा हूँ। तो ये जो क्लास है इसमें आप देखेंगे टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, एनोवा हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया। तो इसमें पैरामेट्रिक टेस्ट भी हैं, इसमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी हैं, जो मैंने आपको बताया थे भी थोड़ी देर पहले। तो अगर आप इस क्लास को देखेंगे तो ये जो क्लास है आपको काफी हेल्प करेगी इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने में और स्कोर करने में। तो जिनके एग्जाम अभी होने बाकी आप लोग देख लीजिए। मैं जैसे कि मैंने बताया कि इस क्लास को आप कैसे देख पाएंगे, आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना टी टेस्ट, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली क्लास आ जाएगी। तो आप इस क्लास को जरूर देखिए, जिनके एग्जाम अभी कल होने बाकी हैं। नंबर सीरीज पे क्वेश्चन था, कैप्चा कोड पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो देखो कैप्चा की फुल फॉर्म होती है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट्स। तो इसकी फुल फॉर्म जो है थोड़ी लंबी सी है, इसको आप लोग याद कर सकते हो। इसके अलावा जो ये किसने बनाया था, कब बनाया था, तो सन 2000 की बात है। एक 22 साल के लड़के ने बनाया था जिसका नाम था लुइस वॉन हन, और जो कि प्रोफेसर के साथ मिलकर के बनाया था। इनके प्रोफेसर थे मैनुअल ब्लम ना। इन्होंने कैप्चा कोड डेवलप किया था टू प्रिवेंट ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स फ्रॉम अटैकिंग डिफरेंट नेटवर्क्स एंड वेबसाइट्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी रही है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करना है आपको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, गोल नंबर 5, 6, 9, 10, है ना। तो गाइस देखो मैंने 17 के 17 गोल्स आपको याद करवाए थे कि स्टोरी के थ्रू, एक स्टोरी समझाई थी और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको याद कराए थे। तो अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा तो देख लेना, कुछ नहीं करना, बस वही अगेन मैं आपको बताऊंगा। मैं इसलिए बताता हूँ जिनके एग्जाम अभी होने बाकी है ना, उनके लिए एक हेल्प हो जाती है कि भाई कैसे याद करना है। तो मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको सारे के सारे नाम याद करा रखे। देखो ये रही क्लास, छोटी सी क्लास है। 17 के 17 गोल मैंने आपको याद कराए हैं। एक स्टोरी बताइए, समझाइए। अगर आप स्टोरी को याद कर लेंगे तो आपको 17 के 17 गोल्स याद हो जाएंगे। ओजोन होल का प्रोसेस क्या होता है बनने का, तो ये आप सभी को पता है कि ह्यूमन रिलेटेड जो केमिकल होते हैं यही प्राइमरी रीजन है यहाँ पर इसके होल का।
जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर पर्टिकुलरली ओवर अंटार्कटिका। दीज केमिकल्स व्हेन रीचिंग द स्ट्रेटोस्फेयर, याद रखना स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही ओजोन लेयर होता है। और देखो 5 लेयर होती हैं और पांचों लेयर आपको पता होना जरूरी है। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर होती हैं। पहली होती है ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानी जाती है, पहली ट्रोपोस्फेयर। फिर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी मेसोस्फेयर, फिर आती है आपकी थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर फिर आती है आपकी एक्सोस्फेयर। तो जो ट्रोपोस्फेयर इसमें हम लोग रहते हैं सबसे नीचे की होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर आ जाती है, ओजोन लेयर इसी के अंदर पाई जाती है। मेसोस्फेयर में मेटियोर्स होते हैं, मेटियोर्स जो होते हैं ना आसमान में घूमते रहते हैं इधर से उधर, मेटियोर्स होते हैं। मतलब जो जलते हुए आसमान से अगर आएंगे तो यहीं तक आ पाएंगे, उसके बाद वो जल के खत्म हो जाएंगे। थर्मोस्फेयर जो होता है उसके अंदर होती है सैटेलाइट्स, यहीं से जलना स्टार्ट हो जाती है, काफी गर्म जगह होती है। सैटेलाइट इसके अंदर ज्यादातर स्टेब्लिश की जाती है। एक्सोस्फेयर के अंदर फिर आपका होता है स्पेसशिप, स्पेसशिप वगैरह जो होती है वो इसके अंदर पाई जाती हैं। तो ये कुछ 5 लेयर जो कि आपको याद कर लेनी है। देखो गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें तो ओजोन लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। अब ओजोन लेयर का प्रोसेस क्या होता है, जब केमिकल जाता है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन आसमान में जाता है, इट ब्रेक है ना, रीचिंग द स्ट्रेटोस्फेयर आर ब्रोकन डाउन बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यूवी रेज इसको ब्रेक करती हैं, सीएफसी को, रिलीजिंग क्लोरीन एटम्स। Chlorine then act as a catalyst in a chain reaction that destroys ozone molecules, causing significant thinning of ozone layer. तो ये एक प्रोसेस है, इससे रिलेटेड आई थिंक क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में। डिजास्टर की कॉन्सिक्वेंसेस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में क्वेश्चन था, टिकटॉक, फेसबुक। आई थिंक ये क्वेश्चन था कि कौन कब आया, या शायद मैच ऑफ द फॉलोइंग था। एजेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1986 वाली जो एनईपी थी, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, एनपीई। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे क्वेश्चन पूछा। तो वैसे स्टार्टिंग में इसमें ये होता है कि रिमेंबर, उसका जाता है अंडरस्टैंड, फिर अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था आज के एग्जाम में। एक पता है इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आपको, आज के एग्जाम में पूछा होता है एमएस डोस के ऊपर क्वेश्चन। सो ये इसकी फुल फॉर्म होती है एमएस डोस की, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पता है जो जेनजी है ना, जो अभी पैदा हुए हैं, मतलब अभी 10-20 साल पहले, 20 साल पहले, तो ये लोग कभी नहीं जान पाएंगे कि एमएस डोस क्या था और भाई किस तरीके से काम करता था। खैर मैंने भी एमएस डोस इतना यूज नहीं किया है, मैं बचपन में छोटा था तब देखा था मैंने, कंप्यूटर में देखा करता था कि इस तरीके से कंप्यूटर में यूज हो रहा है। लेकिन ये मतलब बंद हो गया और विंडो आ गया। फिर विंडो के बाद तो फिर लोग विंडो यूज करने लगे अच्छे से, तो ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया। 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर 86 बेस्ड ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स। इट इज अ टेक्स्ट बेस्ड कमांड लाइन। याद रखो टेक्स्ट बेस्ड था, मतलब आपको यहाँ पर टेक्स्ट करके बताना पड़ता था कि कंप्यूटर को कि आप क्या करना चाह रहे हो। और अभी क्या है, अभी यूजर इंटरफेस बहुत ईजी हो गया है ना। सो मीनिंग यूजर्स इंटरेक्ट विद इट बाय टाइपिंग कमांड्स रेदर देन यूजिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब के टाइम क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे माउस हिल रहा है ये माउस, तो अब पहले इस तरीके से नहीं हुआ करता था, पहले कमांड देनी पड़ती थी। अब क्या है, यूजर इंटरफेस बहुत ईजी हो गया है। MS-DOS was dominant operating system on PCs from early 1980s to until mid 90s when it was largely replaced by Windows। तो बाद में जब Windows आती है तब इसने रिप्लेस कर दिया MS-DOS को। तो याद रखो इस तरीके से देख लो, एक एग्जांपल के तरीके से दिखा रहा हूँ आपको कि इस तरीके से पहले काम हुआ करता था। यहाँ पर लिख करके कमांड देनी पड़ती थी, जब आप एंटर करते थे तब जाके नीचे काम हुआ करते थे। तो ये काफी थोड़ा सा ना, अगर अब करने बैठोगे तो आपको काफी इरिटेटिंग लगेगा ये प्रोसेस, लेकिन उस टाइम पर ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। मैचिंग पे क्वेश्चन था, हेल्थ डे अर्थ डे पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब मतलब मैचिंग का क्वेश्चन था इसी टॉपिक के ऊपर। तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है हेल्थ डे और अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे क्वेश्चन था, सिलोजिज्म पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, टाइप्स ऑफ रिसर्च, एक्शन रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। टाइप 1 एरर क्या होता है, जब आप नल हाइपोथेसिस को इस तरीके से याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे। देखो एक सच्चे इंसान को, मतलब ट्रू है वो, सच्चा इंसान को अगर आपने रिजेक्ट कर दिया अपनी लाइफ में, तो सबसे पहली गलती कर दिया आपने, सबसे बड़ी गलती, सबसे पहली गलती। क्या गलती है, सच्चे इंसान को आपने रिजेक्ट कर दिया। एक ट्रू था उसको आपने रिजेक्ट किया है, तो वो पहली गलती है। और जो दूसरी गलती वो मतलब आपने फॉल्स वाले को एक्सेप्ट कर लिया, वो आपकी फिर दूसरी गलती हो जाएगी, है ना। तो ये है, इस तरीके से याद कर लो। आर्टिकल 21 पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। स्वयं प्रभा पे क्वेश्चन था, मूक था, मीमांसा, डिडक्टिव रीजनिंग, ये कुछ ऐसा टॉपिक है जिनके ऊपर आज के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था।
सो पेपर जो था ओवरऑल मॉडरेट से हार्ड ही आ रहा है, इजी क्वेश्चन तो नहीं बन रहे हैं। कल जिनका एग्जाम है आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो, पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स को मैंने रिवाइज करवा रखा है 45 मिनट्स में, इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में। दिसंबर 2025 की प्रिपरेशन अगर आप मुझसे करना चाहते हो, अच्छे से पढ़ना चाहते हो, एग्जाम टारगेटेड पढ़ना चाहते हो, तो अभी आप अर्ली बर्ड ऑफर अवेल कर सकते हो। फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल रहा है सभी कोर्सेज पे। जेआरएफ कूपन कोड है, जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो जेआरएफ 10 कूपन कोड आपको अप्लाई करना है बिफोर बाय ऑप्शन। मैं बता दूं क्या कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। यहाँ पे आपको पेपर 1 के अलावा हम आपको यहाँ पर कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस भी पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाते हैं, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस देखो, इस एग्जाम को ना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है, बट उसका सिंपल सा फॉर्मूला यही है कि आप स्टार्टिंग से पढ़ो, 6 महीने दो डेडिकेटेड तरीके से, 3-4 महीने अच्छे से सिलेबस फिनिश करो आराम आराम से तसल्ली से, और फिर बाद के लास्ट 2-3 महीने में अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन करो। गाइस बिलीव मी, एक ही अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आपको बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ये स्ट्रेटेजी जो कि मैं आपको बार बार समझाता हूँ, फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं लास्ट के 2 महीने में पढ़ते हैं और फिर एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, आराम से एग्जाम क्रैक होगा दिसंबर वाला। करना क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video, guys. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC NET and PhD related updates, guys. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC NET Mentor. Thank you so much.